वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत के संवैधानिक विकास में हम एक महत्वपूर्ण मोड़ तक पहुंच चुके हैं और उस मोड़ का नाम है मॉर्ले मिंटो सुधार यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909। ये अधिनियम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भारत के संवैधानिक विकास में रखता है और इसके महत्व को इस बात से रेखांकित किया जा सकता है कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इस तरह के प्रावधान लागू किए गए जिन्होंने आगे चलकर भारत के राजनीतिक और भौगोलिक दोनों ही तरीके के मानचित्र में परिवर्तन ला दिया था। किस तरह के वो प्रावधान थे उसका जायजा हम इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। प्रथम हिस्से में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जिन परिस्थितियों में इस अधिनियम को लाना लाजमी हुआ और साथ ही साथ उन परिस्थितियों का जो व्यापक प्रभाव इस अधिनियम पर पड़ा, इसके प्रावधानों पर पड़ा, उसका भी हम अध्ययन इस वीडियो व्याख्यान में जो कि प्रथम हिस्सा है इसमें देखने की कोशिश करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो तात्कालिक ब्रिटिश भारत में किस तरह की परिस्थितियां थी, आइए उसका एक जायजा हम लेते हैं। तो जब भी 1909 के भारत परिषद अधिनियम की पृष्ठभूमि की बात होती है तो सबसे पहला जो बिंदु उभर कर आता है वो आता है कांग्रेस का असंतोष। जी हाँ, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस प्रतिवर्ष अपने वार्षिक अधिवेशनों के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष प्रशासनिक सुधारों के लिए और भारतीयों की अधिक भागीदारी के लिए निरंतर रूप से सक्रिय थी। उसकी भिन्न भिन्न मांगें रेजोल्यूशंस के रूप में, संकल्पों के रूप में उनके अधिवेशनों में पारित की जाती और याचिकाओं के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, स्मरण पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचाई जाती। तो ये जो सारी पद्धति थी ये एक उदारवादी प्रवृत्ति के अधीन थी और तात्कालिक कांग्रेस में जो उदारवादी खेमा था अर्थात नरमपंथी जिनको हम कह सकते हैं वो अधिक सक्रिय थे। नेतृत्व उन्हीं के हाथ में था। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी इत्यादि जो नेता हुआ करते थे, फिरोज शाह मेहता, ये नरम दल के थे और ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। इनका ये मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है तो इन नरमपंथी नेताओं को ब्रिटिश हुकूमत के न्यायप्रियता में विश्वास था और वो अपनी इस उदारवादी पद्धति के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत से भारत के प्रशासन में सुधार की उम्मीद लगाए बैठे थे। किंतु प्रतिवर्ष रेजोल्यूशंस पास करने के बावजूद और ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचाने के बावजूद भी कांग्रेस की इच्छानुसार सुधार होते उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में एक असंतोष की भावना थी और कांग्रेस रेजोल्यूशंस के बाद में 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया था उसमें भी कांग्रेस की जो उम्मीदें थीं वो पूरी ना हो पाई थी। हालांकि उसमें एडिशनल मेंबर्स के रूप में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी और एक अप्रत्यक्ष चुनाव की एक पद्धति भी लागू करने की कोशिश उस अधिनियम के माध्यम से की गई थी। परंतु फिर भी एडिशनल मेंबर्स के रूप में जो भी भारतीय, चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद हो या प्रांतीय स्तर की विधान परिषद हो, उसमें शामिल होते, वो एक प्रभावी भूमिका निभा पाने में अक्षम थे क्योंकि उस समय भी शासकीय जो मेंबर्स हुआ करते थे, जो सरकारी सदस्य विधान परिषद में हुआ करते थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर मिलके हमेशा सरकारी बहुमत कायम होता था और ऐसी स्थिति में सरकार अपनी मंशा अनुसार और इच्छा अनुसार कानून को पारित करवा लेती थी। ऐसी स्थिति में जो एडिशनल मेंबर्स के रूप में भारतीय शामिल होते थे
वो प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कांग्रेस में असंतोष था और निरंतर उनकी ये मांग थी कि विधान परिषदों में केंद्रीय स्तर की और प्रांतीय स्तर की दोनों ही विधान परिषदों में सुधार किए जाएं, चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए और साथ ही साथ उनको और अधिक अधिकार दिए जाएं। तो ये सब जो कांग्रेस की उम्मीदें थीं उनकी उदारवादी पद्धति के कारण पूरी नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में असंतोष था तात्कालिक भारत में। दूसरी अगर हम पृष्ठभूमि जो कि 1909 के अधिनियम के पीछे काम कर रही थी उसकी बात करें तो उसमें लॉर्ड कर्जन की जो दमनकारी नीति थी वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनकर हमारे सामने आती है। लॉर्ड कर्जन तत्कालिक भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल के रूप में 1899 से 1905 तक कार्यरत रहे थे। अब उनके इस कार्यकाल में 1899 से 1900 के बीच एक भयंकर अकाल का सामना उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को करना पड़ा, जिसमें आगरा, अवध, बंगाल, मध्य प्रांत, राजपूताना, गुजरात, ये सभी जो हिस्से थे वो अकाल की चपेट में आ चुके थे। और उसके पश्चात यानी कि 1901 में अत्यधिक बारिश की वजह से महामारियों का जो प्रसार हुआ था, महामारी जो उत्पन्न हुई थी, उसका भी दुष्परिणाम तात्कालिक भारतीय जनता को झेलना पड़ा था। 1899 और 1900 जो है विक्रम संवत 1956 के समकक्ष हैं, तो इसीलिए इसको छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि छप्पनिया अकाल किस वाइसराय के काल में हुआ था, तो उसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अकाल के बाद में अगले वर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के कारण कई सारी मौसमी बीमारियां और महामारी ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। अब ऐसी स्थिति में जहां पर भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन को संवेदनशीलता दिखाते हुए भारतीय जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करना चाहिए था, वहीं लॉर्ड कर्जन जो है भारतीय जनता के दुख दर्द के प्रति असंवेदनशील ही बने रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भारतीय जनमानस में एक आक्रोश की भावना थी। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो तात्कालिक जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 था, जो कि लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में ही पारित हुआ था, उसमें विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता थी उसको समाप्त करने की कोशिश की गई थी। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी शिक्षक समुदाय में एक आक्रोश था लॉर्ड कर्जन की इस विश्वविद्यालय अधिनियम को लेकर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा था लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति का। और जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है वो है लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन। जी हाँ, बंग भंग जो है लॉर्ड कर्जन की जो दमनकारी फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसका एक यथार्थवादी जो रूप है वो बंगाल विभाजन के रूप में हमको देखने को मिलता है। और तात्कालिक जो बंगाल था वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड कर्जन ने इस क्षेत्र विस्तार को, इस विभाजन का एक तर्क के रूप में प्रस्तुत किया। उनका ये कहना था कि इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन करना मुश्किल है, इसीलिए बंगाल का पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में विभाजन किया जाना अनिवार्य है। हालांकि देखा जाए तो इसके पीछे प्रशासनिक कारणों की तुलना में राजनीतिक कारण अधिक महत्वपूर्ण थे। और ऐसा करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि तात्कालिक जो बंगाल था वो भारतीय राष्ट्रवादी चेतना का एक वैचारिक केंद्र बिंदु उभर कर सामने आ रहा था। और कहीं ना कहीं लॉर्ड कर्जन को इस बात का एहसास था कि भारतीय जनमानस में जो राष्ट्रवादी चेतना पनप रही है और आकार ले रही है, कहीं ना कहीं वो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो उसको समाप्त करने के लिए उनको यह अनुकूल लगा कि बंगाल का पूर्वी और पश्चिमी इस दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। यहीं से उनके डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है वो हमारे सामने स्पष्ट रूप में उभर कर सामने आती है।
इस बात को स्पष्ट करते हुए करजन ने भारत सचिव को लिखा भी था कि बंगालियों के राष्ट्रवादी प्रभाव को रोकने के लिए उन्हें न केवल प्रशासनिक दृष्टि से विभाजित किया जाएगा बल्कि विभाजित बंगाल में उन्हें अल्पसंख्यक भी बनाया जाएगा। अब ये कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बंगाल के जो मुख्य विभाजन के बाद जो मुख्य बंगाल में केवल 1.7 करोड़ यानी कि 17 मिलियन बंगाली होंगे, जबकि 3.7 करोड़ उड़िया और हिंदी भाषी होंगे। तो इस तरह से बंगाली भाषी अपने ही बंगाल में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था, जो लॉर्ड कर्जन की बंग भंग के पीछे जो मंशा थी, वो धार्मिक विभाजन के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पश्चिमी जो बंगाल था वो हिंदू बाहुल्य था और जो पूर्वी बंगाल हुआ करता था, जो आज की तारीख में बांग्लादेश है, वो मुस्लिम बाहुल्य था और जिसकी राजधानी ढाका के रूप में प्रस्तावित लॉर्ड कर्जन ने की थी। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद को विभाजित करके मुस्लिम राष्ट्रवाद को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने की एक योजना लॉर्ड कर्जन के मस्तिष्क में पनप रही थी और उसी का परिणाम बंग भंग के रूप में हमारे सामने आता है। चूँकि प्रस्तावित पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य था और जिसमें 1.8 करोड़ तात्कालिक मुस्लिम रहा करते थे और उसमें केवल हिंदुओं की मात्रा 1.2 करोड़ थी, तो जाहिर सी बात थी कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हुए मुस्लिमों को एक राष्ट्रवादी जो चेतना उस समय आकार ले रही थी और जिसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में था, तो कहीं ना कहीं एक उपराष्ट्रवाद जो कि धार्मिक आधार पर था उसको उत्पन्न करने की कोशिश तात्कालिक ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बंग भंग का आगे चलकर काफ़ी व्यापक प्रभाव भारत के राजनीतिक माहौल पर पड़ा, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तात्कालिक अगर पृष्ठभूमि की तीसरी विशेषता की बात करें तो हमारे सामने जो मुद्दे आते हैं, जो विषय आते हैं, वो है स्वदेशी, स्वराज एवं बहिष्कार। तो इस 3 हेडिंग्स के अंतर्गत हम तात्कालिक पृष्ठभूमि की तीसरे बिंदु की चर्चा करते हैं। दिसंबर 1903 में बंगाल का प्रस्तावित विभाजन सार्वजनिक हो गया था। लॉर्ड कर्जन के मस्तिष्क में जो बंगाल विभाजन की योजना चल रही थी वो 1903 में सार्वजनिक हो गई, यानी कि सभी को इस बात का आभास हो गया कि लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि एक विरोध की चिंगारी पूरे भारत में बंगाल से शुरू होती हुई फैलने लगी थी। आरंभिक विरोध उदारवादी ही था और मुख्य रूप से विरोध सभाएं, पंपलेट वितरण और प्रेस के द्वारा विरोध का प्रचार और प्रसार किया जा रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आरंभिक बंग भंग के प्रति विरोध था वो मुख्य रूप से उदारवादी तरीकों से ही किया जा रहा था और जिसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्रा, पृथ्वीचंद्र रॉय आदि जो हैं अपने समाचार पत्र जैसे बंगाली, हितबंध, संजीवनी आदि के माध्यम से विरोध को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। हजारों याचिकाएं, जिसमें कुछ पर तो 70,000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, भारत सरकार और भारत सचिव तक बंग भंग के विरोध में पहुंचाई गई। अब सबसे खास बात ये थी कि जमींदार भी पहली बार, जो कि हमेशा से माने जाते थे कि ब्रिटिश सरकार के हिमायती थे, उनका समर्थन करते थे, उनसे लाभ लेते थे, वो भी बंग भंग के विरोध में उदारवादियों के साथ जुड़ गए थे। अब 1903 से लेकर 1905 तक उदारवादी तरीके से, यानी कि याचिकाएं, स्मरण पत्र, भाषण, सार्वजनिक सभा, प्रेस प्रचार इत्यादि के द्वारा जनमत को बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़ा कर ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बनाए जाने की काफ़ी कोशिश की गई थी। किंतु 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दी गई। अब उदारवादी विरोध को काफ़ी जो लोग थे वो नाकाफ़ी मानने लगे। उनका ये कहना था कि ब्रिटिश हुकूमत उदारवादी तरीके से मानने वाली नहीं है, तो कहीं ना कहीं उदारवादी जो उपाय थे, उदारवादी जो तरीके थे विरोध के, कहीं ना कहीं उनको लेकर भारतीय जनमानस में एक असंतोष की भावना पनपने लगी और काफ़ी सारे राष्ट्रवादी ये मानने लगे कि उदारवादी तरीकों से ब्रिटिश सरकार पर वांछित दबाव नहीं बन पा रहा है और इस कारण उनकी
जो उदारवादियों से कुछ न कुछ मत विभिन्नता होने लगी। अब जब उदारवादी विरोध को नाकाफी मानते हुए एक वर्ग ने विरोध सभाओं में एक नई योजनाएं जो कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से संबंधित थी उसको अपना लिया और कलकत्ता में से इसकी शुरुआत की गई। औपचारिक रूप से इसकी घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में हुई। बहिष्कार का संकल्प पारित किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी इसको समर्थन दिया। हालांकि वो उदारवादी थे, किंतु फिर भी वो भी ब्रिटिश हुकूमत की असंवेदनशीलता से काफ़ी दुखी थे और उदारवादी उपाय काम नहीं आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उन्होंने भी बहिष्कार का जो संकल्प था उसको अपना समर्थन दिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। भारी विरोध हुआ, हड़तालें हुई, लोगों ने बंद का आह्वान किया, लोगों ने उस दिन भोजन न करके उपवास किया। हजारों हजार की भीड़ विरोध में भाग लेती रही और कलकत्ता से लेकर देश के कई बड़े नगरों में वंदे मातरम का जो गान था वो बंग भंग के विरोध का प्रतीक बनकर उभरा और राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय एकता के गान के रूप में हर एक के मुख से इसी गीत को गाया जाने लगा। तो ये एक आंदोलन काफ़ी संगठित होने लगा था और इस संगठन का जो गान था वो वंदे मातरम के रूप में उभर कर सभी की जुबान पर आने लगा था और एक भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में ये गान उभरने लगा था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी अब पूरे देश में फैल चुका था। लोकमान्य तिलक ने इसे पूना और बम्बई में गणेश उत्सव का रूप दे दिया था। लाला लाजपत राय ने और अजीत सिंह ने पंजाब और उत्तर भारत में इसको विस्तार इसको दिया था। सर सैयद हैदर रजा ने दिल्ली, रावलपिंडी, जम्मू, मुल्तान, हरिद्वार तक इस आंदोलन को फैलाया और चिदम्बरम पिल्लई ने इसे मद्रास तक पहुंचाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कुछ नेतृत्वकर्ता थे तात्कालिक राष्ट्रवादी भावनाओं के, उन्होंने देश के कोने कोने में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर जगह इस आंदोलन को यानी कि बहिष्कार की नीति को फैलाने का पुरजोर प्रयास किया और वो काफ़ी हद तक इसमें सफल भी रहे। अब इन परिस्थितियों में कांग्रेस का एक बनारस अधिवेशन 1905 में आयोजित हुआ। हालांकि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार इसको स्वीकार कर लिया था, किंतु अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, वह स्वदेशी और बहिष्कार की जो नीति थी उसको बंगाल तक ही सीमित रखने के पक्ष में थे, क्योंकि आपको विदित है कि गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी थे, उदारवादी नीतियों से प्रभावित थे और कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत की न्यायप्रियता में विश्वास के अंश अब भी उनमें बचे हुए थे। तो उनकी ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार आगे कहीं ना कहीं प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से भारतीयों को प्रतिनिधित्व अवश्य देगी और सुधार भी किए जाएंगे। तो ऐसी उम्मीद उनको थी। तो उन्होंने इस आंदोलन को स्वदेशी और बहिष्कार को मुख्य रूप से बंगाल तक सीमित रखने का समर्थन किया था। जबकि जो उग्रवादी खेमा था, जो अब उभर कर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था लाल बाल और पाल के नेतृत्व में, उनका ये मानना था, जिसको कि सभी लोग गरम दल के रूप से संबोधित करते हैं, जिसका कि पॉपुलर नाम गरम दल कहा जाता है। लाल बाल पाल की जो तिकड़ी थी उसको, इसमें अरविंदो घोष का भी नाम लिया जा सकता है। ये जो नेतृत्व था जो कि स्वभाव से गर्म था, उग्रवादी था और तीक्ष्ण उपाय के द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना चाहता था। इन लोगों ने की मांग ये थी कि इस स्वदेशी और बहिष्कार का जो नीति है, ये जो तरीके हैं, ये संपूर्ण भारत में फैलाए जाने चाहिए और एक पूर्ण आंदोलन के रूप में स्वराज की मांग में इसको परिवर्तित किया जाना चाहिए। तो इस तरह की मांग इन गरम दल के नेताओं की थी, उग्रवादियों की थी। स्वराज अब इनका ध्येय बन चुका था। अब 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता थी। अब इस अधिवेशन में भी स्वराज की संकल्पना को स्वीकार कर लिया गया, किंतु आंदोलन की गति और तकनीक तरीकों पर नरम और गरम दल में गतिरोध उत्पन्न हो गया।
अब जिसका परिणाम 1907 में हमें सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि बंग भंग के विरोध में जो उदारवादी आंदोलन शुरू हुआ था, उदारवादी तरीके से प्रेयर्स, पिटिशंस और पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं वो नाकाफ़ी सिद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप गरम दल, जिनको उग्रवादी कहा जाता है, जो लाल पाल और अरविंदो घोष के नेतृत्व में स्वराज की, बहिष्कार की और स्वदेशी की मांग को लेकर इस आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहते थे। वहीं कांग्रेस के जो नरमपंथी थे वो इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। अतः धीरे धीरे ये जो विरोध था एक दूसरे के विचारों के प्रति, एक दूसरों के तरीकों के प्रति, वो तीक्ष्ण होता गया और इस तरह से हम देखते हैं कि गरम दल और नरम दल के बीच में विश्वास की जो खाई थी वो बढ़ती गई और जिसका परिणाम हमें 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन के रूप में देखने को मिलता है। मुस्लिम जो समुदाय था इस बहिष्कार, स्वदेशी, इस सारी मुहिम से अपने आप को अलग ही रखे हुए था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह आंदोलन के विरोधी थे और कई मुल्ला और मौलवियों को आंदोलन के खिलाफ मुस्लिमों को उन्होंने भड़काया भी था और मुस्लिमों से ये कहा गया था कि वो इस आंदोलन से दूरी बनाए रखे। तो हम इस तरह से देखते हैं कि ये आंदोलन मुख्य रूप से नरमपंथियों यानी कि उदारवादी तरीक़ों से प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात जो उग्रवादी थे उन्होंने तरीक़ों को तीक्ष्ण बनाने की समर्थन किया। परिणाम स्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार के रूप में हमारे सामने आता है और उसके बाद में 1907 में तरीक़ों पर और गति पर विरोध के फलस्वरूप कांग्रेस का विभाजन उदारवाद और उग्रवाद के रूप में हमारे सामने विभाजन के रूप में सामने आता है। मुस्लिम हमेशा से इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे। कांग्रेस विभाजन के बाद सरकार को दमन चक्र चलाने का मौका मिल गया और जो उग्रवादी नेता थे उनको अब ब्रिटिश हुकूमत ने अपने निशाने पर ले लिया था। कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह देश से बाहर चले गए। तिलक को मांडले जेल में 6 साल के लिए कारावास में डाल दिया गया। विपिन चंद्र और अरविंदो घोष पर ब्रिटिश हुकूमत ने इतना दमन किया, इतना उन्हें प्रताड़ित किया शारीरिक रूप से कि उन्होंने सक्रिय राजनीति से ही संन्यास ले लिया। तो इस तरह से ये जो आंदोलन बंग भंग के विरोध में उग्रपंथियों के द्वारा जिसका नेतृत्व किया गया था बाद में, वो कहीं ना कहीं नेतृत्वहीनता का शिकार होकर शिथिल पड़ गया। हालांकि इस शिथिल होते हुए आंदोलन ने 1908 में भारत की तरुणाई को हिंसा की ओर मोड़ दिया और एक क्रांतिकारियों के रूप में एक नई जो पीढ़ी थी अब इस 1908 के पश्चात उभरना शुरू हो गई थी, जो कि केंद्रीय रूप से ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाते थे और उनका ये मत था और विश्वास था कि क्रांतिकारी तरीके से ही भारत को आज़ाद किया जा सकता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो बंग भंग के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था उदारवादियों के द्वारा, बाद में चरमपंथियों के हाथ में वो आ गया, उग्रवादियों के हाथ में आ गया और अंततः उनके शिथिल होने के पश्चात एक क्रांतिकारी तरुणाई का जो आंदोलन की शुरुआत भी हम 1908 से यहाँ पर देखते हैं। अब 1909 की जो पृष्ठभूमि थी उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना। आइए हम मुस्लिम लीग के इतिहास के ऊपर भी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जिसने आगे चलकर भारत विभाजन को अंजाम दिया और धार्मिक आधार पर 2 राष्ट्रों का निर्माण और वास्तविक रूप से कहा जाए तो 3 राष्ट्रों का निर्माण कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की स्थापना से ही शुरू होता है। तो आइए हम जायजा लेते हैं मुस्लिम लीग के संक्षिप्त इतिहास का। मुस्लिम लीग की स्थापना के शुरुआती बीज हमें सर सैयद अहमद ख़ान के विचारों में देखने को मिलते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान मुख्य रूप से एक दार्शनिक और सुधारक थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सेवाएं भी दे चुके थे।
1857 के क्रांति विद्रोह में अंग्रेज़ों के वो हमेशा वफादार रहे थे और सर सैयद अहमद खां जो थे वो मुस्लिमों में पश्चिमी और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचार के समर्थक थे। 1875 में उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया था और साथ ही साथ मोहम्मडन सोशल रिफॉर्म और जनरल भी 1870 में उनके द्वारा निकाला जाता था। 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ में आधुनिक शिक्षा के लिए उनके द्वारा स्थापित की गई थी, जो आगे चलकर मुस्लिम लीग की स्थापना का आधार बनी। अब सर सैयद अहमद खां की जब हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो आरंभ में वो काफ़ी उदारवादी थे, परंतु बाद में उनके विचार संकीर्ण होते गए और मुस्लिम उत्थान तक ही केंद्रित होते गए। कहीं ना कहीं उनका ये विश्वास था कि अंग्रेजी हुकूमत जो है वह मुस्लिमों के उत्थान में सहयोगी हो सकती है, अतः मुस्लिमों को ब्रिटिश हुकूमत के सीधे विरोध से बचना चाहिए और उनके सहयोग से जो है मुस्लिम अपना भविष्य सुधार सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खां आरंभ में उदारवादी होते हुए भी धीरे धीरे उनके विचार केवल मुस्लिम उत्थान तक केंद्रित होकर सीमित होकर रह गए थे। 1898 में सर सैयद अहमद खां इस संसार को छोड़कर चले गए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उधर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के अपने प्रस्ताव को मुस्लिमों की लाभकारी योजना के रूप में मुस्लिम बहुमत स्थापित करने की योजना के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया था, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि जब बंगाल को पूर्व और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया जाएगा तो लॉर्ड कर्जन के अनुसार, और जाहिर सी बात है कि जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बाहुल्य बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिमों को अधिक प्रतिनिधित्व और अपने विकास के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। तो ऐसी योजना का प्रचार जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा तात्कालिक मुस्लिम नेतृत्व को किया जाने लगा था और उसका उद्देश्य यही था कि ये मुस्लिम नेतृत्व बंग भंग विरोधी आंदोलन से अपने आप को दूर रखे और भारत में जो राष्ट्रवादी चेतना पनप रही थी कहीं ना कहीं मुस्लिम उससे दूर रहें। इस उद्देश्य को लेकर लॉर्ड कर्जन ने इस तरह के धार्मिक विभाजन को धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया था, जिसमें कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहीं ना कहीं अंतर्निहित थी। बंग भंग आंदोलन में देखते हैं हम कि विरोधी आंदोलन से अधिकांश मुस्लिम शुरू से ही दूर रहे थे और कुछ तो खास तौर से प्रस्तावित पूर्वी बंगाल के समर्थक भी थे और इसके गठन से उत्साहित भी थे। अब इस परिदृश्य में लॉर्ड मिंटो वाइसराय भारत आते हैं। लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वाइसराय का पद यानी कि गवर्नर जनरल का पद संभालते हैं और उन्होंने जल्दी ही मुस्लिमों में पनप रहे इस धार्मिक राष्ट्रवाद के बीजों को पहचान लिया था और ख़ास तौर से मुस्लिम शिक्षित जो अभिजन वर्ग था, जो कि अपने आप के पृथक नेतृत्व को लेकर, अपने आप के पृथक प्रतिनिधित्व को लेकर काफ़ी चिंतित था। उनका ये मानना था कि कांग्रेस में मुस्लिमों को उतना नेतृत्व नहीं मिल पाएगा, कांग्रेस उनको प्रतिनिधित्व नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं उनमें एक उपराष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनप रही थी, जिसको कि लॉर्ड मिंटो ने भारत आते ही पहचान लिया था। सितंबर 1906 में लखनऊ में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई, जिसमें भारत के लगभग सभी हिस्सों से मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए। एक राष्ट्रीय स्तर के मुस्लिम राजनीतिक दल के विचार को इस कॉन्फ्रेंस में स्वीकारा गया। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित की गई थी और आरंभ से उसका ये मानना था कि उन्हें राजनीतिक विषयों से दूर रहना है, किंतु धीरे धीरे उनके इस संसार से विदा होने के पश्चात कहीं ना कहीं इस संस्थान का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाने लगा था। और यही हम देखते हैं कि 1906 के लखनऊ अधिवेशन में इसी मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय स्तर के मुस्लिम राजनीतिक दल की संकल्पना को कहीं ना कहीं आकार दिया गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण एक घटना इतिहास में हमें देखने को मिलती है, जिसको कि शिमला डेपुटेशन 1906 कहा जाता है, यानी कि एक शिष्टमंडल जो कि तात्कालिक वायसराय से 1906 में मिला था। तो आइए शिमला डेपुटेशन की भी थोड़ी सी चर्चा हम साथ साथ कर लेते हैं। 20 जुलाई 1906 को भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के संवैधानिक सुधार की घोषणा कर चुके थे। ध्यान रखना चाहिए, इसको
मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो मॉर्ले जो थे वो भारत सचिव थे और मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो, वो वॉइस रॉय थे भारत के। और तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जुलाई 1906 में भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत में संवैधानिक सुधारों की घोषणा कर चुके थे और मुस्लिम नेतृत्व इस अवसर को अपनी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में अब देख रहा था। पर्दे के पीछे से लॉर्ड मिंटो क्योंकि पहले ही भांप चुके थे कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों में एक उपराष्ट्रवाद की भावना, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रवाद की भावना से पृथकता रखती है, कहीं ना कहीं वो इस बात से परिचित हो चुके थे, उसे भांप चुके थे। तो पर्दे के पीछे से लॉर्ड मिंटो ने के इशारे पर नवाब मोहसिन उल मुल्क, नाम ध्यान रखिएगा, नवाब मोहसिन उल मुल्क, जो कि सचिव थे उस समय अलीगढ़ कॉलेज के, उन्होंने उस कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से, जो कि वॉज आर्चबोल्ट के माध्यम से, जिनका नाम वॉज आर्चबोल्ट था, के माध्यम से आने वाले सुधारों पर चर्चा व मांग हेतु वाइसरॉय से एक शिष्टाचार भेंट की प्रार्थना की, जिसे मिंटो ने स्वीकार कर लिया और 1 अक्टूबर को 35 सदस्यीय मुस्लिम नेताओं का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में शिमला में वाइसरॉय मिंटो से मिला। और इस शिष्टमंडल ने जो मांगे तात्कालिक वाइसरॉय के सामने रखी, उनमें प्रमुख थी मुस्लिमों के लिए नौकरी की मांग, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और जिला बोर्ड में, विश्वविद्यालय के सीनेट्स में और सिंडिकेट्स में उनके यानी कि मुस्लिमों के लिए सीटों का आरक्षण व संरक्षण, पृथक निर्वाचन, प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में, साथ साथ केंद्रीय विधान परिषद में भी, और साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में केंद्रीय विधानमंडल में भी मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, और मुस्लिम विश्वविद्यालयों की स्थापना पृथक से की जानी चाहिए ताकि वो अपने संस्कृति को और अपने धार्मिकता को सुरक्षित रख सकें। तो ये कुछ मांगे तात्कालिक आगा खां के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल वाइसरॉय मिंटो से मिला था शिमला में, उन्होंने उनके समक्ष प्रस्तुत की। हाँ, ये सारा जो कार्रवाई थी, कहा यह जाता है कि कहीं ना कहीं ये लॉर्ड मिंटो के इशारे पर की जा रही थी और वे चाहते थे कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके उसको कांग्रेस से अलग कर दिया जाए और भविष्य में मुस्लिमों की कांग्रेस के साथ होने की समस्त संभावनाओं को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए ताकि मुस्लिम और हिंदू संगठित रूप से अंग्रेज़ों का विरोध ना कर सके। तो यही डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी हमारे सामने उभर कर आती है। लॉर्ड मिंटो भीतर ही भीतर से कहीं ना कहीं इस शिष्टमंडल के जो प्रावधान थे, क्योंकि ये उनके इशारे पर था, कहीं ना कहीं सहमत थे। और इस शिष्टमंडल के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की ढाका में बैठक हुई, जो कि पूर्वी बंगाल में था। और पूर्वी बंगाल, क्योंकि विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी, पश्चिमी बंगाल जो कि हिंदू बाल्य था उसकी राजधानी कलकत्ता थी। तो पूर्वी बंगाल जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश है, उसकी राजधानी ढाका में 27 से 30 दिसंबर 1906 को 3000 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक अधिवेशन, एक बैठक आयोजित की गई। और ये बैठक किसकी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब इस बैठक में नवाब वकार उल मुल्क काम्बोह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, जो कि सेक्रेटरी थे मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। और इस बैठक में, जिसमें 3000 प्रतिनिधि शामिल थे तकरीबन, नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा एक राजनीतिक दल का प्रस्ताव रखा गया ऑफिशियली, और इसका जो समर्थन है हाकिम अजमल खान व अन्य लोगों ने इसका समर्थन किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई। अब सर सुल्तान अहमद मोहम्मद शाह आगा खां इसके पहले अध्यक्ष बने थे, और हालांकि ढाका अधिवेशन में वो उपस्थित नहीं थे, फिर भी आगा खां को पहले अध्यक्ष के रूप में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उनको पहला अध्यक्ष बनाया गया, जिनको कि हम आगा खां के नाम से अधिक जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम सर सुल्तान मोहम्मद शाह था। आगा खां तृतीय के नाम से हम उनसे परिचित हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, जिसने आगे चलकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का निर्माण किया, और फिर उस पाकिस्तान जो कि
पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को आगे चल के इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की शक्ल में एक नए राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। तो ये हम इसकी जो बीज थे वो कहीं ना कहीं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही अंकुरित होने शुरू हो गए थे। तो इस तरह से हमने तात्कालिक 1909 अधिनियम के पहले की जो तात्कालिक भारत की जो पृष्ठभूमि थी उसके जो खास घटनाक्रम थे, खास जो बिंदु थे, उन पर काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो जिससे कि हालांकि ये विषय इतिहास से ज़्यादा संबंधित है, किंतु फिर भी किसी भी अधिनियम को संपूर्णता से समझने के दृष्टिकोण से उसकी तात्कालिक पृष्ठभूमि से परिचित होना बहुत आवश्यक था। तो इसी आवश्यकता को मद्देनज़र रखते हुए हमने बड़े विस्तार से 1909 के पहले की जो पृष्ठभूमि थी, तात्कालिक भारत की जो परिस्थितियां थी, उसका विस्तार पूर्वक चर्चा की। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इतिहास का हिस्सा होते हुए भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, और साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये हिस्सा बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज के कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिनके उत्तर बहुत आसानी से आप इस वीडियो व्याख्यान में देख सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो व्याख्यान में बने रहने के लिए, और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने मित्रों से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसका लिंक शेयर करें। अगला जो वीडियो व्याख्यान होगा उसमें हम एग्जैक्टली क्या प्रावधान 1909 के अधिनियम में ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश संसद ने पारित किए थे, उनका एक जायज़ा लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।